स्नेहा ने नमन का डोर नॉक किया तो डोर अपने आप ही खुल गया। ये लड़का अपना डोर कभी भी लॉक करके नहीं रखता, स्नेहा बोली और फिर मुस्कुराते हुए अंदर आ गई। लेकिन नमन अंदर अपने रूम में नहीं था। स्नेहा ने बाथरूम का डोर नॉक किया लेकिन वहां भी कोई नहीं था। नमन को रूम में ना पाकर स्नेहा परेशान हो गई। स्नेहा उसके रूम से बाहर आने को हुई तो उसकी नज़र रूम में बनी विंडो से बाहर की तरफ गई। उसे सामने एक पहाड़ी पर खड़ा हुआ नमन नजर आया। नमन के सामने एक बड़ी सी खाई है जो देखने में काफी घनी और गहरी लग रही है। अब ये वहां क्या कर रहा है? कहीं मेरे मना करने से दुखी होकर आत्महत्या करने तो नहीं पहुंच गया? हे भगवान, ये मैंने कैसा पाप कर दिया? स्नेहा खुद से बोली और जल्दी से होटल से बाहर वाली साइड भागी। देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। स्नेहा नमन के पीछे आकर रुकी और बोली। स्नेहा की आवाज सुनकर नमन ने एक नजर पीछे देखा और फिर से सामने की ओर देखने लगा। अब मैंने ऐसा क्या कर दिया तुम्हारे साथ? तुम्हें आजाद तो छोड़ दिया, तुम्हें तुम्हारी जिंदगी जीने के लिए। नमन सामने खाई की ओर देखते हुए ही बोला। देखो, जान देना किसी बात का हल नहीं होता। घबराई सी स्नेहा बोली तो नमन आंखें बड़ी करके उसे देखने लगा और फिर मन ही मन मुस्कुरा दिया। वो भी जानता था कि स्नेहा उसकी फिक्र करती है और इस फिक्र के पीछे ही उसका प्यार छुपा हुआ है। वो मैंने तुम्हारा प्रपोजल स्वीकार किया और फिर ठुकरा दिया तो मुझे लगा कि तुम्हारा दिल टूट गया होगा और फिर तुम्हें लगा होगा कि जान देना ही एकमात्र उपाय है। परेशान सी स्नेहा आगे बोली। स्नेहा का डरा हुआ चेहरा देख नमन ने दूसरी तरफ मुंह किया और शरारती हंसी हंस दिया। अब स्नेहा को परेशान करने का मौका नमन कैसे छोड़ सकता था? तुमसे किसने कहा कि मैं यहाँ जान देने आया हूँ, वो भी तुम्हारे लिए? नमन बोला स्नेहा से। तो स्नेहा आंखें फाड़ करके उसे देखने लगी। जान देने नहीं आए तो यहाँ खाई के किनारे खड़े क्या कर रहे हो? स्नेहा ने पूछा। मैं तो कुदरत के नज़ारों का मजा लेने आया था। तुम नहीं तो कोई और मिल जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि हिमाचल की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं। नमन बोला तो स्नेहा उसे घूरने लगी। स्नेहा उसे ऐसे घूर रही थी कि मानो अभी उसे कच्चा चबा जाएगी। इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैंने इसे ना कह दिया। मुझे ही बेवजह दुख हो रहा था कि मैंने बेचारे का दिल दुखा दिया। बिना बात के मुझे इसकी फिक्र हो रही थी। मैं तो यहाँ अपने प्यार का इजहार करने आई थी और ये तो दूसरी लड़कियों के बारे में भी सोचने लगा और ढूंढने भी निकल पड़ा। इडियट। नमन को घूरते हुए स्नेहा खुद से बोली। हाँ तो लो ना, रोका किसने है? और ढूंढ लो कोई दूसरी। इन्हीं कुदरत के नज़ारों में स्नेहा मुंह बनाते हुए बोली और जाने लगी तो नमन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। स्नेहा नमन के सीने से जा लगी। वो तो मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी फिक्र क्यों हो रही थी? स्नेहा के चेहरे पर आए उसके बाद उसके कानों के पीछे करते हुए नमन बोला। मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं हो रही थी। स्नेहा नमन को घूरते हुए बोली। तो फिर तुम यहाँ क्यों आई? नमन स्नेहा को अपनी ओर करीब करते हुए बोला। यूं ही। वो क्या है ना, मेरा दिमाग खराब हो गया था जो घूमते हुए यहाँ चली आई। स्नेहा बोली तो नमन ने उसकी कमर पर से अपने हाथ हटा लिए। मतलब तुम्हें मेरे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता? नमन बोला। नहीं, और वैसे भी तुम मेरे लिए अपनी जान क्यों दोगे? जान देना हर किसी के बस में नहीं होता। तुम तो यहाँ बैठकर लड़कियां देखो, पहाड़ी लड़कियां बहुत खूबसूरत होती है ना? स्नेहा बोली। ठीक है, अगर मेरे मरने से ही तुम्हें फर्क पड़ता है तो यही सही। बोलकर नमन धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ने लगा। नौटंकी, स्नेहा बोली और होटल की तरफ मुड़ गई। स्नेहा अभी कुछ कदम ही आगे बढ़ी थी कि तभी उसे कुछ गिरने की आवाज आई। स्नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। स्नेहा जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ गई। स्नेहा को वहां नमन नजर नहीं आया तो वो जल्दी से उस पहाड़ी के किनारे की ओर भाग पड़ी। उसने नीचे की ओर देखा तो खाई काफी गहरी थी। नमन! स्नेहा जोर से चिल्ला उठी। उसकी आंखों से झरने की तरह आंसू बहने लगे। नमन, क्यों किया तुमने ऐसा? मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी? आई एम सॉरी नमन, सब मेरी वजह से हुआ। नमन प्लीज वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ, स्नेहा रोते हुए बोली। लेकिन क्यों? पहाड़ी के नीचे एक पत्थर पर खड़ा नमन बोला।
क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। स्नेहा रोते हुए बोली और अचानक रोते रोते चुप कर गई और इधर उधर देखने लगी। नमन, नमन कहाँ हो तुम? ये तुम्हारी आवाज थी ना? नमन देखो, मुझे सताओ मत और सामने आ जाओ। स्नेहा रोते हुए बोली। अरे कैसे आऊं? कोई मुझे ऊपर खींचे तो आऊंगा ना? नमन बोला। लेकिन तुम हो कहाँ? स्नेहा बोली। यहाँ नीचे। नमन ने आवाज दी तो स्नेहा पहाड़ी के नीचे की ओर देखने लगी। उसकी नजर वहां एक पत्थर पर खड़े नमन पर गई। हाथ दो। नमन बोला तो स्नेहा ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया। नमन ने स्नेहा का हाथ पकड़ा तो स्नेहा ने उसे ऊपर की ओर खींच लिया। स्नेहा एकदम से उसके गले लग गई। नमन ने भी अपनी बाहें उसके चारों ओर लपेट लीं। एक भी मौका नहीं छोड़ते हो ना मुझे परेशान करने का? स्नेहा नमन के गले से लगे हुए ही बोली। हाँ, नमन ने इतना ही कहा और स्नेहा के माथे को चूम लिया। इडियट, अगर सच में कुछ हो जाता तो? स्नेहा नमन की तरफ देखते हुए बोली। हाँ, तो मुझे कभी पता ही नहीं चल पाता कि तुम भी सच में मुझसे प्यार करती हो। नमन बोला। इडियट, बोलते हुए स्नेहा ने नमन के सीने पर हाथ मार दिया। स्नेहा का हाथ लगने से नमन की आह निकल गई। क्या हुआ? तुम्हें लगी है क्या? स्नेहा बोली और नमन की शर्ट के बटन खोलने लगी। अरे क्या कर रही हो यहाँ सबके सामने? नमन बोला। शट अप, देखने दो मुझे। स्नेहा ने नमन की शर्ट के दो बटन खोले तो उसके सीने पर काफी खरोंचें आई थी। क्या जरूरत थी ये सब करने की? मैं तो वैसे भी अपने प्यार का इजहार ही करने आई थी तुम्हारे पास। स्नेहा बोली तो नमन उसकी ओर हैरानी से देखने लगा। क्या? नमन स्नेहा को देखते हुए बोला। तो पहले ही बता देती, बेवजह इतना ड्रामा करना पड़ा। वो तो अच्छा हुआ कि नीचे पत्थर पड़ा था और मैं बच गया, वरना आज तो भगवान के पास बैठकर ही तुम्हारा इजहार सुन रहा होता। नमन बोला तो स्नेहा ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। तभी नमन का फोन बज उठा। फोन की रिंग से स्नेहा और नमन दोनों होश में आए। नमन ने देखा तो अभिमन्यु का फोन था। नमन कहाँ हो तुम दोनों? हमें मुंबई के लिए वापस निकलना है, कल सारा की सुनवाई है। नमन ने फोन उठाया तो सामने से अभिमन्यु बोला। हाँ भाई, बस हम आ ही रहे हैं। नमन बोला और स्नेहा के साथ होटल की ओर बढ़ गया। अरे, ये क्या हुआ तुझे? और ये तेरे कपड़े पर खून के धब्बे कैसे? वैशाली जी ने स्नेहा के साथ नमन को आते हुए देखा तो जल्दी से नमन की ओर बढ़ गई। नमन को देखकर सबके चेहरे पर हैरानी के भाव उमड़ आए और साथ ही कई सवाल भी। सबको देखकर नमन की आंखें फैल गईं। वो अपने बालों को खुजाने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो घर वालों से क्या कहे। अब बोलेगा भी? क्या हुआ? इतनी चोट कैसे आई तुझे? अब मन्नू नमन से बोला। बोल भी, भूत बनकर क्यों खड़ा है? राजेंद्र जी बोले तो नमन उनकी ओर देखने लगा। मैं बताती हूँ अंकल। स्नेहा बोली तो नमन हैरानी से उसे देखने लगा। स्नेहा, रहने दो ना, क्या जरूरत है सबको बताने की? नमन स्नेहा को रोकते हुए धीरे से बोला। स्नेहा ने नमन को एक नजर देखा और वैशाली जी के पास आ गई। जनाब पहाड़ी के किनारे खड़े कुदरत के नज़ारे ले रहे थे और इनका पैर स्लिप कर गया। वो तो अच्छा हुआ कि नीचे बड़ा सा पत्थर था जिससे बीच में ही अटक गया। स्नेहा नमन को देखते हुए बोली। स्नेहा की बात सुनकर सब हैरानी से नमन को देखने लगे। वहीं नमन मुस्कुरा दिया। वैशाली जी ने जल्दी से नमन को गले से लगा लिया। नमन, क्या बचपना है ये? किनारे से दूर रहना चाहिए था ना, अगर तुझे कुछ हो जाता तो। वो तो अच्छा हुआ कि स्नेहा वहां थी और तुझे बचाकर यहाँ ले आई। वैशाली जी नमन के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोली। हाँ सॉरी। नमन वैशाली जी का माथा चूमते हुए बोला। थैंक गॉड कि तू बिल्कुल ठीक है। अब मन्नू नमन को गले से लगाते हुए बोला। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी होने वाली बहू की बदौलत। नमन स्नेहा को देखते हुए बोला तो सब मुस्कुरा दिए। अब चलें, हमें लेट हो रहा है, कल सुबह हमें टाइम से कोर्ट भी पहुंचना है। अभिमन्यु बोला तो सब चलने के लिए रेडी हो गए। कुछ ही समय में वो सब मुंबई जाने के लिए निकल गए। अगली सुबह सुबह 10 बजते ही सारी राजपूत फैमिली कोर्ट पहुंच गई। स्नेहा और शिखा जी पहले से ही कोर्ट के बाहर खड़ी राजपूत फैमिली का वेट कर रही थी। माँ कैसी हैं आप? शिखा जी के गले लगते हुए अनवी बोली। बहुत अच्छी, और तू कैसी है?
शिखा जी अनवी का चेहरा अपने हाथ में भरते हुए बोली। मैं भी एकदम फिट। अनवी बोली। बस आज सारा को उसके किए की सजा मिल जाए तो तू इंसाफ की जंग जीत जाएगी। शिखा जी बोली। जब कटघरे में अपने होना माँ तो इंसान जीत कर भी हार जाता है, खासकर खून के रिश्तों से, अपने उन रिश्तों से जिनसे वो कभी बहुत प्यार करता था, उन पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करता था। अनवी बोली। जब खून ही पानी बन जाए तो उन रिश्तों के मरने का अफसोस नहीं जताते। अभिमन्यु अनवी को साइड हक करते हुए बोला। अनवी ने भी अभिमन्यु के कंधे पर अपना सर रख लिया। इधर विमान की कैब पोर्ट के बाहर आकर रुकी तो उसकी नज़र अनवी और अभिमन्यु पर गई। अनवी को अभिमन्यु के इतना करीब देखकर उसकी आंखें गुस्से से भर गईं। उसने कैब वाले को किराया दिया और कोर्ट की तरफ बढ़ गया। हाय विमान, अनवी और अभिमन्यु के पास जाकर बोला तो अनवी ने अभिमन्यु के कंधे पर से अपना सिर हटा लिया। अभिमन्यु ने हैंडशेक करने के लिए विमान की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो विमान उसकी तरफ देखने लगा और फिर उसने अपना हाथ अभिमन्यु के हाथ में रख दिया। चलिए सुनवाई का समय हो गया। अभिमन्यु का वकील उनके पास आकर बोला तो सब कोर्ट के अंदर की तरफ चले गए। सारा के केस की सुनवाई शुरू हुई। सारे गवाहों और सबूतों को देखते हुए सारा को अटेम्प्ट टू मर्डर के जुर्म में और अनवी को नुकसान पहुंचाने के कारण उम्र कैद की सजा सुनाई गई और सरकारी गवाह बनने के कारण पप्पू भाई को सिर्फ 3 साल की सजा सुनाई गई। थैंक्स पप्पू भाई। अब मन्नू पप्पू भाई के पास जाकर बोला। डोंट वरी साहब, पप्पू भाई अपनी जुबान से कभी नहीं मुकरता। आप बस मेरे परिवार का जरा देख लीजिए। पप्पू भाई अब मन्नू से बोला। डोंट वरी, तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। अब मन्नू बोला। इधर सारा को पुलिस कर्मियों की देखरेख में पुलिस वैन में ले जाया जा रहा था कि सारा की नज़र रास्ते में खड़ी अनवी पर गई, जो अपने परिवार के कुछ सदस्यों के साथ बातें कर रही थी। मुझे उम्र भर जेल भेजकर तू सबके साथ खुश कैसे रह सकती है, अनन्या राठौर? अनवी को गुस्से में घूरते हुए सारा बोली। इधर विमान की नज़र अनवी पर गई तो वो अपने ही ख्यालों में खो गया। मुझे लगता है यही सही मौका है अनवी को सब सच बताने का। सारा के गुनाहों का फैसला तो हो गया आज, इस अभिमन्यु के गुनाहों का फैसला भी आज के आज ही हो जाएगा। सीढ़ियों से नीचे खड़ा विमान उससे बोला और अनवी की तरफ बढ़ने लगा। उधर पुलिस कर्मियों के घेरे के साथ साथ सारा के कदम भी आगे की ओर बढ़ने लगे। अभी पुलिस के कर्मियों की टोली अनवी के करीब पहुंचने ही वाली थी कि सारा पुलिस कर्मियों के घेरे से बाहर आ गई और अनवी पर टूट पड़ी। हथकड़ी से बंधे अपने दोनों हाथों से उसने अनवी का गला दबा दिया। सारा के ऐसा करने से वहां शोर मच गया, जिसके कारण सबका ध्यान उसकी ओर खिंच गया। वकील से बात कर रहे अभिमन्यु और नमन को शोर सुनाई दिया तो वो भी उसकी तरफ भाग पड़े। विमान भी जल्दी से ऊपर की ओर भागा। सब सारा के हाथों को अनवी के गले से हटाने की कोशिश करने लगे। अनवी का चेहरा लाल पड़ने लगा, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। जस्ट लीव हर, अभिमन्यु सारा का गला पकड़ते हुए बोला। लेकिन सारा टस से मस नहीं हुई। अभिमन्यु ने सारा की गर्दन पर अपनी पकड़ और कस ली, जिससे सारा की पकड़ अनवी की गर्दन पर कुछ कम हुई। लेडी इंस्पेक्टर ने सारा को पीछे खींचा और उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। इधर अनवी जोर जोर से खांसने लगी और लंबी लंबी सांसें भरने लगी। नमन जल्दी से पानी लेने के लिए भाग पड़ा। अनवी तुम ठीक हो? अनवी का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए अभिमन्यु बोला और उसने अनवी को अपने सीने से लगा लिया। भाई पानी। नमन जल्दी से पानी की बोतल ले आया और अभिमन्यु की ओर बोतल को बढ़ाते हुए बोला। अभिमन्यु ने जल्दी से बोतल का कैप खोला और पानी की बोतल को अनवी की ओर बढ़ा दिया। अनवी ने जल्दी से पानी पिया और एक लंबी सांस ली। शिखा जी और वैशाली जी अनवी की पीठ को सहलाने लगी। इसकी सजा तुम माफ करवाने चली थी। इसकी इसे एक मौका देना चाहती थी ना तुम? वो अभी भी तुम्हारी जान लेना चाहती है। तुम उसे अपनी बहन मानती हो, लेकिन वो लड़की तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करती है। अभिमन्यु अनवी पर गुस्सा करते हुए बोला तो अनवी उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अभी क्या कर रहा है तू? वैशाली जी अभिमन्यु को डांटते हुए बोली। माँ मुझे नहीं, आप अपनी बहू को समझाएं कि दुनिया वैसी नहीं है जैसे इसे दिखती है। सब इसके जैसे नहीं है।
अभिमन्यु बोला तो उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा विमान उसकी तरफ देखने लगा। बिल्कुल सही कहा तूने अभिमन्यु राजपूत। दुनिया बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसी हमें दिखती है। बेचारी अनबी को जब तुम्हारा सच पता चलेगा तो उसे कितना दुख होगा। अभिमन्यु को देखते हुए विवान खुद से बोला और अम्बी की तरफ बढ़ गया। अभिमन्यु, तुझे लेकर जितना पजेसिव है, तू जानती है ना, उसे बस तेरी फिक्र है, इसलिए शायद डर की वजह से उसने तुझ पर अपना गुस्सा निकाल दिया। वैशाली जी अनबी को समझाते हुए बोली। डोंट वरी माँ, अभिमन्यु को मैं अच्छे से जानती हूँ। वैशाली जी की तरफ देखते हुए अनबी बोली। मुझे लगता है अब हम सबको चलना चाहिए। राजेंद्र जी बोले तो सबने हाँ में सिर हिला दिया। विवान अनबी से कुछ कह पाता इससे पहले ही अनबी सबके साथ वहां से चली गई। आज तो तुम बच गए अभिमन्यु राजपूत, लेकिन कब तक बचोगे? सच एक न एक दिन अनन्या के सामने जरूर आएगा और मैं अनन्या का सामना सच से करवाए बिना हार नहीं मानूंगा। विवान खुद से बोला और फिर अपने होटल की तरफ बढ़ गया। इधर सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठ गए। अनबी अभिमन्यु की गाड़ी में आकर बैठ गई। अनबी को देख अभिमन्यु ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। अनबी जानती थी कि अभिमन्यु उससे नाराज है, इसलिए वो भी चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर जल्दी चलो, अभिमन्यु ड्राइवर से बोला तो ड्राइवर ने गाड़ी को घर की ओर मोड़ लिया। शिखा जी और स्नेहा नमन की गाड़ी में बैठ गईं और राजेंद्र जी और वैशाली अपनी गाड़ी में बैठ गए। नमन ने शिखा जी को उनके घर ड्रॉप किया और फिर स्नेहा को ड्रॉप करने के लिए चल पड़ा। क्या हुआ, मुंह क्यों लटकाया हुआ है? नमन ने स्नेहा को उदास देखा तो पूछा। कितनी नफरत करती है ना सारा अनबी से। मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि किसी बहन के दिल में उसकी सगी बहन के लिए इतना जहर भरा हुआ हो सकता है। कितना फर्क है दोनों बहनों में। एक दिल की जितनी साफ है, दूसरे का दिल उतना ही मैला। मैं बहुत खुश हूँ कि अम्बी की लाइफ में सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। बस अब उसकी खुशियों को किसी की बुरी नजर ना लगे। स्नेहा बोली। हाँ, और हमारा अभी बाकी है। नमन बोला। क्या? स्नेहा नमन की तरफ देखते हुए बोली। हमारी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट होना। अभी हमारी शादी के लिए तुम्हारी माँ से बात करनी है और तुम्हारे उस कुणाल को भी हमारे बीच में से हटाना है। नमन बोला। मेरा कुणाल? स्नेहा नमन को घूरते हुए बोली। हाँ तो तुम्हारा ही दोस्त है वो, बचपन का। नमन बचपन शब्द पर जोर देते हुए बोला। मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं माँ कैसे रिएक्ट करेंगी, वो हमारे रिश्ते के लिए मानेंगी भी या नहीं। स्नेहा बोली। अरे इतना रिच हैंडसम लड़का उनसे उनकी लड़की का हाथ मांगेगा तो वो ना कैसे कर सकती हैं? देखना, मुझे देखते ही हाँ बोल देंगी वो। नमन मुस्कुराते हुए बोला तो स्नेहा उसकी ओर देखने लगी। माँ बुआ की बात कभी नहीं मोड़ती। बुआ के बहुत एहसान है हम पर। स्नेहा बोली। तो अगर कुणाली शादी के लिए ना बोल दे तो? नमन बोला। लेकिन वो क्यों ना बोलेगा? स्नेहा बोली। हम उसे बताएंगे कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। वो बीच में से हट जाए। नमन बोला। हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन अगर वो ना माना तो? स्नेहा आंखें बड़ी करती हुई बड़ी मासूमियत से बोली। तो तुम उसी से शादी कर लेना। यार कुछ तो पॉजिटिव सोचो। कभी माँ नहीं मानेगी, कभी कुणाल नहीं मानेगा। नमन चिढ़ते हुए बोला। हाँ तो कर लूंगी। स्नेहा भी नमन को घूरते हुए बोली। उतरो। अचानक से नमन ने गाड़ी रोक दी। नमन की बात सुनकर स्नेहा उसे घूरने लगी। ओह, तो अब तुम बीच रास्ते में ही मुझे गाड़ी से उतार रहे हो। बेवजह बात का बतंगड़ मत बनाओ। स्नेहा नमन को घूरते हुए बोली। तुम्हारा घर आ गया है। नमन भी स्नेहा को घूरते हुए बोला तो स्नेहा इधर उधर देखने लगी। गाड़ी उसकी कॉलोनी के बाहर ही खड़ी थी। हाँ, स्नेहा इतना ही बोली। फिर उसने एक नज़र नमन को देखा जो मुंह फुलाए बैठा हुआ था और सामने की ओर देख रहा था। स्नेहा ने जल्दी से उसके गाल पर एक किस कर दिया और उसे बाय बोलकर गाड़ी से उतर गई। अचानक हुई इस वारदात से नमन हैरानी से आंखें बड़ी करके स्नेहा को देखने लगा। स्नेहा मुस्कुराते हुए अपनी कॉलोनी के अंदर चली गई। जिस गाल पर अभी अभी स्नेहा ने किस किया था, नमन ने अपने उस गाल पर हाथ रखा और मुस्कुरा दिया। इधर सब गाड़ियां राजपूत विला पहुंच गईं। सब गाड़ियों से उतरे और अंदर आ गए। सब एक साथ लिविंग एरिया में बैठ गए और अभिमन्यु अपने रूम की तरफ बढ़ गया। लगता है अभी भी नाराज है। वैशाली जी बोली तो अनबी ने मुंह बनाते हुए हाँ में सिर हिला दिया। डोंट वरी, मैं उसके लिए अच्छी सी कॉफी बना देती हूँ। उसकी थकावट भी उतर जाएगी
और उसका मूड भी ठीक हो जाएगा। वैशाली जी बोली। अरे माँ, आप बैठिए ना, मैं बनाती हूँ कॉफ़ी और आप सबके लिए चाय भी। अनवी बोली। तुम किचन में नहीं जा सकती? वैशाली जी रोबदार आवाज में बोली तो अनवी उनकी ओर देखने लगी। लेकिन क्यों माँ? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अनवी सवालिया नजरों से वैशाली जी को देखते हुए बोली। क्योंकि चूल्हा चढ़ाई की रस्म के बाद ही तुम किचन में जा सकती हो। वैशाली जी बोली तो अनवी मुस्कुरा दी। भाभी की चूल्हा चढ़ाई की रस्म तो होती रहेगी, लेकिन मेरी बरमाला चढ़ाई की रस्म का क्या? उससे पहले कि घोड़े पर सवार होकर मेरी स्नेहा से बरमाला अपने गले में डलवाकर वो कुणाल उसे ले जाए। कुछ करो। एंट्रेंस से अंदर आते हुए नमन बोला तो उसकी बात सुनकर सब हंस दिए। मेरी स्नेहा, तुम तो कह रहे थे कि सारी उम्र कुमारा रह सकता हूँ, लेकिन उस नक्सड़ी स्नेहा से शादी कभी नहीं करूँगा। नमन की नकल करते हुए वैशाली जी बोली तो अनवी और राजेंद्र जी हंस दिए। हाँ, लेकिन अब वो नक्सड़ी नहीं है ना, सुधर गई है मेरी संगत में रहकर। नमन बोला। वो सुधर गई है या तुम सुधर गए हो उसकी संगत में रहकर? वैशाली जी नमन का कान खींचते हुए बोली। हाँ माँ, मेरा कान छोड़ो और स्नेहा की माँ के कान भरो कि अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दें। मुझसे होनहार लड़का उन्हें कहीं नहीं मिलेगा। नमन बोला। हाँ, वैशाली जी बोली। वैसु, मैं सोच रहा हूँ कि हम आज ही स्नेहा की माँ से जाकर बात कर लेते हैं, वरना ना तो इसे चैन आएगा और ना ही ये हमें चैन से सांस लेने देगा। राजेंद्र जी बोले। यह हुई ना मेरे पापा वाली बात। नमन राजेंद्र जी के गले से झूल गया। आप सब बैठो, मैं सबके लिए कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। वैशाली जी बोली। कुछ ही देर में वैशाली जी सबके लिए कॉफ़ी बनाकर ले आईं। वैशाली जी ने अनवी और अभिमन्यु की कॉफ़ी वाली ट्रे अनवी की ओर बढ़ा दी। अनवी ने वैशाली जी के हाथ से कॉफ़ी की ट्रे ली और अपने रूम की तरफ बढ़ गई। अनवी रूम में आई तो अभिमन्यु रूम में लगे सोफे पर बैठा हुआ अपना काम कर रहा था। अनवी ने सोफे के आगे लगे टेबल पर चाय की ट्रे को रखा और अभिमन्यु के पास जाकर उससे सटकर बैठ गई। अभिमन्यु ने उसे एक नज़र देखा और थोड़ा सा साइड को खिसक गया। अनवी फिर से उसके साथ सटकर बैठ गई। अभिमन्यु फिर से थोड़ा सा साइड को खिसक गया। अनवी फिर से उसके साथ सट गई। अभिमन्यु ने अनवी को घूर कर देखा और आगे को खिसकने लगा तो आगे सोफे की आर्म से जा टकराया और आगे खिसक न पाया। उसे देखकर अनवी ने सोफे की आर्म की तरफ देखा और फिर अभिमन्यु की तरफ देखकर अपनी भौहें उचका दी। उसे देखकर अभिमन्यु मुस्कुरा दिया। क्या है? अभिमन्यु चिढ़ते हुए बोला। सॉरी ना, अनवी बोली तो अभिमन्यु मुस्कुरा दिया और वहां से उठकर जाने लगा तो अनवी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। हाँ, अभिमन्यु ने इतना ही कहा। आप कहो तो उठक बैठक करूं? अनवी सोफे से उठते हुए बोली। उसने अपने दोनों कान पकड़े और उठक बैठक करने लगी तो अभिमन्यु ने उसे रोक लिया। अनवी, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। अभिमन्यु अनवी के दोनों कंधों पर अपने हाथ रखते हुए बोला। तो फिर? अनवी उसकी तरफ देखते हुए बोली। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अनवी, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए था। अभिमन्यु चिंतित होते हुए बोला। ऐसे कैसे कुछ हो जाता? जब तक आप मेरे साथ हो मुझे कुछ नहीं हो सकता। अनवी अभिमन्यु को देखते हुए बोली। और अगर मैं ना रहा तो? अभिमन्यु बोला तो अनवी आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी। तो समझ लेना कि अनवी की सांसें भी उसी पल थम गईं। अनवी बोली तो अभिमन्यु उसकी तरफ देखने लगा। उसने अनवी को गले से लगा लिया। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही एक दूसरे के आगोश में खोए रहे। आपकी कॉफ़ी ठंडी हो रही है। कुछ देर बाद अनवी अभिमन्यु से अलग होते हुए बोली। हाँ, अभिमन्यु ने इतना ही कहा और फिर अपनी कॉफ़ी पीने लगा। साथ ही उसने अपना लैपटॉप ओपन किया और अपना काम करने लगा। शाम को हम सबको स्नेहा के घर जाना है, अनवी बोली। फिर उसने अपना सूटकेस उठाया और अपने कपड़े अलमीरा में रखने के लिए अलमीरा की ओर बढ़ गई। और मैं अपने कपड़े कहाँ रखूं? अभिमन्यु की अलमीरा खोलते हुए अनवी बोली। अरे इतनी बड़ी अलमीरा तो है तुम्हारी मेरी अलमीरा के पास में। अभिमन्यु बोला तो अनवी ने पास वाली अलमीरा को खोला। हाँ, अलमीरा को देखते हुए अनवी बोली और अपने काम में लग गई। उसने अपने दुपट्टे को साइड में रखा और अलमीरा में अपने कपड़ों के लिए जगह बनाने में जुट गई। देखते ही देखते 4 बज गए। वैशाली जी ने सबको रेडी होने के लिए ऑर्डर दे दिया। अनवी ने लाइट ब्लू कलर की सिल्वर एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी पहनी और मिरर के सामने बैठकर अपने बाल संभालने लगी।
अभिमन्यु, ये काम आप बाद में भी कर सकते हैं, अभी जल्दी रेडी हो जाइए। मिरर से अनबी की नज़र लैपटॉप पर काम करते हुए अभिमन्यु पर गई तो वो अपने बाल बनाते हुए ही बोली, पहले तुम तो रेडी हो जाओ। लैपटॉप में नजरें गड़ाए हुए ही अभिमन्यु बोला, अरे मैं तो 2 मिनट में रेडी हो जाऊंगी। अनवी बोली, हाँ, और आधे घंटे तक तुम्हारे 2 मिनट खत्म नहीं होंगे। अभिमन्यु धीरे से बोला, क्या कहा आपने? अनवी बोली, कुछ नहीं। अरे हमारी इतनी मजाल कि हम कुछ बोल सकें। अभिमन्यु ने लैपटॉप बंद किया और उठकर अनवी के पास आ गया। अनवी पर उसकी नजर गई तो वो उसे प्यार से निहारने लगा और मुस्कुराने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो? मिरर में से झांकते हुए अनवी बोली, क्यों, मैं अपनी वाइफ को देख नहीं सकता? अभिमन्यु बोला, हाँ, अब देख लिया हो तो जाकर रेडी हो जाइए। अनवी बोली तो अभिमन्यु मुस्कुराते हुए अपनी अलमीरा की तरफ बढ़ गया। अभिमन्यु ने अपनी अलमीरा खोली और आंखें बड़ी करके उसे देखने लगा। उसकी आधी अलमीरा में अनवी के कपड़े भरे पड़े थे और आधी में उसके। ये क्या है? अभिमन्यु तेज आवाज में बोला। क्या हुआ? अनवी अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोली, तुमने मेरी अलमीरा में अपने कपड़े क्यों रखे? इतनी बड़ी अलमीरा तो दी है तुम्हें। अभिमन्यु अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखते हुए बोला, क्योंकि मेरी अलमीरा में सारी जगह खत्म हो गई थी। अनवी बोली तो अभिमन्यु हैरानी से उसकी बड़ी सी अलमीरा देखने लगा। अब खड़े क्या हैं? जल्दी से रेडी हो जाइए, मैं नीचे जा रही हूँ माँ की हेल्प करने। रेडी होने के बाद अनवी बोली और रूम से बाहर चली गई। उसे जाते हुए देखकर अभिमन्यु ने अपने सिर को दाएं से बाएं हिलाया और फिर मुंह बनाते हुए अपनी अलमीरा को देखने लगा। कुछ समय बाद रेडी होकर नीचे आ गया। कुछ समय बाद सब स्नेहा के घर के लिए निकल गए। इधर स्नेहा घर में सबका स्वागत करने के लिए तैयारियों में जुटी हुई है। खुशी के साथ साथ उसके चेहरे पर परेशानी भी छाई हुई है। तैयारियां तो सारी करवा दी तुमने, अब तो बता दे कि कौन आ रहा है। सुबह से सस्पेंस बनाकर रखा हुआ है। स्नेहा की माँ गीता जी बोली। हाँ दी, बोलो ना कौन आ रहा है। स्नेहा की बहन देवांशी बोली। ओ गॉड, मैं क्या बताऊं सबको कि राजपूत परिवार मेरे लिए रिश्ता लेकर आ रहा है। अगर माँ को पता चल गया तो उन्हें रास्ते से ही वापस भेजने को बोल देंगी। सोचते हुए स्नेहा अपने मन में बोली, क्या सोच रही है? बोल भी, कौन आ रहा है? गीता जी ने फिर से पूछा। वो अनवी है ना मेरी दोस्त, वो आ रही है आपसे मिलने। मैंने बताया था ना आपको कि मेरे बॉस के भाई के साथ उसकी शादी हुई है। स्नेहा जल्दी से बोली। ओह, तो तेरा बॉस भी आ रहा है? गीता जी ने पूछा। उसके बिना तो बात ही नहीं बनेगी। स्नेहा धीरे से बोली। माँ जल्दी कीजिए ना, वो लोग आते ही होंगे। स्नेहा बात को काटते हुए बोली और सब काम में लग गए। इतने बड़े लोग हैं वो, कैसे हो पाएगा सब? कहीं कुछ कमी रह गई तो? गीता जी स्नेहा से बोली। माँ रिलैक्स, हमने सब अच्छे से अरेंज किया है। स्नेहा गीता जी को समझाते हुए बोली। अरे कहाँ, वो सोफे देखे हैं तुमने? बाबा आदम के जमाने के हैं, फटे हुए और पुराने लग रहे हैं। गीता जी चिंतित होते हुए बोली। स्नेहा ने स्टोर रूम में से एक अच्छी सी बेडशीट निकाली और सोफे पर बिछा दी। लो, अब तो ठीक है ना? अब तुम्हारे फटे हुए सोफे छुप गए। स्नेहा बोली। उन लोगों को घर बुलाने से पहले एक बार सोच तो लेती। गीता जी बोली। माँ रिलैक्स, वो लोग दिल के बहुत अच्छे हैं, तुम उनसे मिलोगी तो खुद जान जाओगी। स्नेहा बोली। हे भगवान, अब तू ही लाज रखना हमारी। गीता जी हाथ जोड़ते हुए बोली। तभी एक के बाद एक गाड़ियां स्नेहा के घर के बाहर आकर रुक गईं। आगे पीछे बॉडीगार्ड की गाड़ियां और बीच में 2 गाड़ियां राजपूत परिवार की थीं। गांव में इतनी सारी गाड़ियां एक साथ देखकर गांव के सारे लोग हैरान हो गए। दीदी दीदी, वो लोग आ गए। आपको पता है, 4-4 गाड़ियों की लाइन लग गई हमारे घर के बाहर, वो भी एक से एक महंगी गाड़ियों की। देवांशी दौड़ते हुए अंदर आई और चहकते हुए बोली। हे भगवान, संभाल लेना। स्नेहा ऊपर की ओर देखते हुए बोली। गीता जी देवांशी और देवांश के साथ उनका वेलकम करने के लिए एंट्रेंस पर आ गईं। स्नेहा अभी भी मन में डर लिए वहीं खड़ी रही। गीता जी ने सारी राजपूत फैमिली का वेलकम किया और उन्हें अंदर ले आई। वहाँ खड़ी क्या कर रही है, आना। गीता जी स्नेहा से बोली तो स्नेहा आगे बढ़ाई और अनबी के गले से लग गई। मुझे बहुत डर लग रहा है, स्नेहा अनबी के कान में बोली। कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले। अनबी बोली। स्नेहा ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया। देवांश और देवांशी ने सबको कोल्ड ड्रिंक सर्व कर दिया। आपकी तबीयत कैसी है?
वैशाली जी ने गीता जी से पूछा। जी मैं ठीक हूँ। माफ़ कीजिएगा अगर आपको यहाँ कोई दिक्कत हो रही हो तो। हमारा घर आपके घर जितना बड़ा तो नहीं है, फिर आपकी सहूलियत के हिसाब से हमने सब अरेंज करवा दिया। गीता जी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली। गीता जी, इंसान के दिल में जगह होनी चाहिए, घर का क्या है। वैशाली जी बोली तो गीता जी के चेहरे की घबराहट मुस्कुराहट में बदल गई। पहले मैं अपने परिवार का इंट्रोडक्शन आपसे करवा देती हूँ, वैशाली जी बोली। और एक एक करके सबका इंट्रोडक्शन उन्होंने गीता जी से करवा दिया। हम यहाँ अपने छोटे बेटे नमन के लिए आपकी बेटी स्नेहा का हाथ मांगने आए हैं। इंट्रोडक्शन करवाने के बाद वैशाली जी गीता जी से बोली तो गीता जी आंखें बड़ी करके वैशाली जी को देखने लगी। माफ़ कीजिएगा, लेकिन हमारी बेटी स्नेहा का रिश्ता तय हो चुका है। गीता जी हाथ जोड़ते हुए बोली तो स्नेहा और नमन एक दूसरे को देखने लगे। मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन नमन और स्नेहा एक दूसरे को पसंद करते हैं, वैशाली जी बोली। अगर आप जानती हैं कि स्नेहा का रिश्ता तय हो चुका है तो आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। रिश्ता एक बार जोड़ा जाता है, बार बार नहीं। और स्नेहा का रिश्ता मैं कुणाल से जोड़ चुकी हूँ, गीता जी बोली तो स्नेहा की आंखों से आंसू छलक आए। गीता जी, एक बार आप समझने की कोशिश कीजिए, बच्चों की जिंदगी का सवाल है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, वैशाली जी बोली। पसंद तो बच्चों को खिलौने भी बहुत होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उन्हें हर खिलौना खरीद कर दे दें, गीता जी बोली। वैशाली जी आगे बोलने लगी तो गीता जी ने उनकी बात को काट दिया। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप शहर के सबसे अमीर परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। हम आपके साथ रिश्ता जोड़ने के काबिल भी नहीं है, इसलिए आप इस बात को यहीं ख़त्म कर दें तो अच्छा है। स्नेहा का रिश्ता जहाँ तय हुआ है वहीं उसकी शादी होगी। आप हमारी मेहमान हैं, चाय नाश्ता करके जाइएगा। गीता जी हाथ जोड़ते हुए थोड़े रूखे स्वर में बोली। स्नेहा, चाय नाश्ते का इंतजाम करो, गीता जी स्नेहा की तरफ देखते हुए बोली। माँ चलिए यहाँ से, हम यहाँ चाय नाश्ता नहीं करने आए। नमन उठ खड़ा हुआ और वैशाली जी से बोला और बाहर की तरफ बढ़ गया। लेकिन नमन, वैशाली जी ने नमन को आवाज लगाई, लेकिन नमन नहीं रुका। माँ, नमन सही कह रहा है, यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं, अभिमन्यु बोला तो वैशाली जी ने हाँ में सिर हिला दिया। अनबी, अभिमन्यु ने अनबी को आवाज लगाई तो अनबी ने स्नेहा के कंधे पर अपना हाथ रखा और वहां से चली आई। नमन और सारी राजपूत फैमिली को अपने घर से जाते देख स्नेहा की आंखें छलक आईं। वो अपनी आंखें पोंछते हुए अपने कमरे में चली गई। माँ, वो लड़का सच में बहुत अच्छा है, दीदी का बहुत ख्याल रखता है, देवांशी बोली तो गीता जी उसे घूरने लगी। हाँ माँ, और वो कुणाल से ज्यादा रिच भी है, देवांश बोला तो गीता जी चिल्ला उठी। तुम सबका दिमाग खराब हो गया है क्या? शादी कोई खेल नहीं है, एक से रिश्ता तोड़ दिया तो दूसरे से जोड़ दिया। जुबान भी कोई चीज होती है, गीता जी गुस्से से बोली। और दीदी की खुशी, उसका क्या? देवांशी बोली तो गीता जी उसे एकटक देखने लगी और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गईं। राजपूत विला, गाड़ियां पार्किंग एरिया में पार्क होने के बाद नमन गुस्से में पैर पटकते हुए अंदर आ गया। बाकी सब भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गए। अरे समझती क्या है वो खुद को? हम वहाँ चाय नाश्ता करने गए थे, और माँ, आपको बार बार उनके आगे गिड़गिड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें यह रिश्ता नहीं करना तो ना करें, नमन बोला। और तुम्हारा और स्नेहा का क्या? वैशाली जी बोली तो नमन उनकी ओर देखने लगा। गीता जी दिल की बुरी नहीं है, बस जुबान की पकी है। देखा जाए तो वो भी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। रिश्ते जोड़ना और तोड़ना आसान नहीं होता, वैशाली जी बोली। तो मैं क्या करूं माँ, नमन बोला। अब तो कुणाल ही कुछ कर सकता है, हम उससे बात कर सकते हैं। अगर वो खुद ही शादी के लिए मना कर दे तो फिर तो गीता आंटी को नमन से स्नेहा का रिश्ता जोड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी, अनवी बोली। हाँ, नमन इतना ही बोला और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। धीरे धीरे करके सब अपने अपने कमरे में चले गए। इधर विमान अपने होटल से निकला और एयरपोर्ट की तरफ बढ़ गया। करीब 2 घंटे बाद उसकी फ्लाइट दिल्ली लैंड कर गई। दिल्ली एयरपोर्ट से वो सीधे अपने घर पहुंच गया। विमान जल्दी से अपने घर के स्टोर रूम में गया और वहां से एक बॉक्स उठाकर अपने साथ ले आया। उसने घर को लॉक किया और वापस एयरपोर्ट की तरफ निकल गया। रात का समय,
मिरर के सामने बैठी अनबी अपने बालों को संभाल रही है और एक गहरी सोच में डूबी हुई है। लैपटॉप पर काम करते करते अब मन्नू का ध्यान अनबी पर गया तो उसने अपना लैपटॉप साइड में रखा और उठकर अनबी के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ अनबी के कंधे पर रख दिए। क्या हुआ? किस सोच में डूबी हुई हो? अभिमन्यु बोला तो अनबी ने अपनी गर्दन उठाकर अभिमन्यु को देखा और अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। स्नेहा और नमन के बारे में सोच रही हूँ। अनवी अभिमन्यु की तरफ घूमते हुए बोली। कितना अच्छा होता ना अगर स्नेहा और नमन का रिश्ता सीधे साधे तरीके से हो जाता। अनवी बोली। वो दोनों खुद भी तो टेढ़े हैं तो उनका रिश्ता भी टेढ़े तरीके से ही होगा। और फिर प्यार में परीक्षा तो हर किसी को देनी पड़ती है। अब मुझे ही देख लो, कितने पापड़ बेले हैं मैंने तुम्हें अपना बनाने के लिए, और फाइनली अब जाकर तुम मेरी पत्नी बनी हो। और मन्नू अनबी के गले में बाहें डालते हुए बोला। अगर हम साथ हैं ना तो उसमें नेहा का बहुत बड़ा हाथ है। हमें मिलाने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। हर मुमकिन कोशिश की उसने। हमें भी उसके और नमन के लिए कुछ करना चाहिए। अनबी बोली। हाँ, लेकिन पहले हम अपने लिए तो कुछ कर लें। अब मन्नू अनबी के करीब आते हुए बोला। क्या अब मन्नू, आप भी? मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ और आप हैं कि? अनबी अब मन्नू को खुद से पीछे करते हुए बोली। हाँ, तो मैं भी तो सीरियस बात ही कर रहा हूँ। अभिमन्यु बोला तो अनबी उसे घूर कर देखने लगी और जाकर बेड पर लेट गई। मैंने कुणाल के बारे में सब पता करवा लिया है और अपने एक आदमी को उस पर नजर रखने के लिए भी कह दिया है। अभिमन्यु बोला तो अनबी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो जल्दी से अपनी सीट पर से उठ खड़ी हुई और अभिमन्यु के पास आ गई। सच में? अनबी ने पूछा। मुझ में। स्नेहा ने बताया था कि कुणाल भोपाल की किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में जॉब करता है। अभिमन्यु बोला तो अनबी उसके गले से लग गई। मैं जानती थी कि आप ये कर लोगे। अनबी बोली। हाँ, अच्छा जी। अभी तो मुझे ताने मार रही थी। अभिमन्यु अनबी के चारों ओर अपनी बाहें लपेटते हुए बोला। वो तो बस ऐसे ही, पर मेरा दिल जानता था कि आप यूं हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। अनबी बोली। अच्छा जी, अभिमन्यु बोला और मुस्कुरा दिया। उसने अनवी को गोद में उठाया और बेड पर ले आया। दोनों एक दूसरे के आगोश में खो गए। इधर स्नेहा नमन को फोन पर फोन किए जा रही है, लेकिन नमन है कि फोन उठाने का नाम ही नहीं ले रहा। ये इडियट फोन क्यों नहीं उठा रहा? फोन को घूरते हुए स्नेहा खुद से बोली। उसने एक बार फिर से नंबर नमन का डायल कर दिया, लेकिन नमन ने इस बार भी फोन नहीं उठाया। नाराज होगा शायद, और होना भी चाहिए। माँ ने उनके साथ इतना रूड बिहेव जो किया। स्नेहा खुद से बोली और अपने बिस्तर पर लेट गई। स्नेहा की सारी रात आंखों में ही कट गई। इधर नमन अपने रूम में बेड पर बड़े आराम से सो रहा था। अगली सुबह स्नेहा ऑफिस आई और उसने सबको गुड मॉर्निंग भी किया। वो अपने केबिन में जाने लगी तो उसकी नज़र नमन की केबिन की तरफ गई। नमन अभी तक ऑफिस नहीं आया था। स्नेहा मायूस हो गई और अपने केबिन में चली गई। एक तो मैं पहले से ही टेंशन में हूँ और ऊपर से नमन नाराज है। पता नहीं कैसा होगा वो। स्नेहा मायूस होते हुए खुद से बोली और अपना काम करने लगी। कुछ देर बाद वो उठकर बाहर आ गई। हाय, कैसी है? स्नेहा स्वाति के पास आकर बोली। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुझे क्या हुआ है? अभी अभी तो हेलो बोलकर गई थी। स्वाति बोली। मुझे क्या होगा? कुछ भी तो नहीं। अच्छा ये बता, नमन सर कब तक आएंगे? स्नेहा ने स्वाति से पूछा। नमन सर की सेक्रेटरी तू है और तुझे पता होना चाहिए ना कि सर कब तक ऑफिस आ रहे हैं। स्वाति बोली। हाँ, स्नेहा जबरदस्ती मुस्कुरा दी। तभी उसे सामने से नमन आता हुआ दिखाई दिया। नमन ने सबको गुड मॉर्निंग विश किया और स्नेहा को इग्नोर करते हुए सीधे अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। स्नेहा कुछ देर तक उसके केबिन की तरफ देखती रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। स्नेहा चुपचाप अपने केबिन में आ गई। उसने अपनी भीगी पलकों को साफ किया और आकर अपनी चेयर पर बैठ गई। समझता क्या है खुद को? इसकी इतनी हिम्मत कि यह मुझे इग्नोर करे। स्नेहा खुद से बोली। फिर उसकी नज़र सामने टेबल पर रखी फाइल्स पर गई। उसने वहां से दो तीन फाइल को उठाया और अपनी चेयर से उठ खड़ी हुई। फिर उसने एक लंबी सांस भरी और नमन के केबिन की तरफ बढ़ गई। स्नेहा ने नमन के केबिन का डोर नॉक किया। कम इन। नमन ने अंदर से आवाज दी तो स्नेहा आकर उसके सामने खड़ी हो गई। नमन अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसने एक बार भी स्नेहा की तरफ नहीं देखा और उसका यह रवैया स्नेहा को बेचैन कर गया। स्नेहा ने फाइल्स को पूरा जोर लगाकर टेबल पर रख दिया।
फाइल्स की आवाज़ से नमन ने अपने लैपटॉप से अपनी नज़रें उठाईं और सामने की ओर देखने लगा। तुम, ये क्या तरीका है अपने बॉस के सामने फाइल्स रखने का? नमन ने स्नेहा को देखा तो बोला, जब बॉस का ध्यान कहीं और हो और वो आपको इग्नोर कर रहा हो ना, तो उसे ऐसे ही बुलाया जाता है। स्नेहा बोली। हाँ, नमन ने इतना ही कहा और फिर अपने काम में लग गया। क्या कर रहे हो लैपटॉप में? स्नेहा लैपटॉप में झांकने की कोशिश करते हुए बोली, वो कल तुम्हारी माँ ने रिश्ते से मना कर दिया था ना, तो अपने लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ। कल को तुम तो चली जाओगी शादी करके उस कुणाल के साथ, और मैं बेचारा अकेला क्या करूँगा? मुझे भी तो कोई पार्टनर चाहिए जो मेरे गम में मेरा सहारा बन सके, मेरे आंसू पोंछ सके। नमन मुंह बनाते हुए बोला तो स्नेहा उसे घूर कर देखने लगी। हाउ कुड यू डू दिस टू मी? स्नेहा नमन को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए बोली। हाँ तो सही तो है, तुम्हारी वो हिटलर माँ हमारा रिश्ता तो जुड़ने नहीं देंगी। नमन बोला तो स्नेहा की आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगे। उसे रोते देख नमन जल्दी से अपनी चेयर पर से उठा और उसके पास आ गया। उसने अपनी पॉकेट में से रुमाल निकाला और स्नेहा की तरफ बढ़ा दिया। बहुत प्यार करती हो मुझसे? नमन बोला तो स्नेहा ने राइट हुए हाँ में सिर हिला दिया। ओ मेरा बच्चा, नमन ने स्नेहा को अपने गले से लगा लिया। प्लीज, मुझे कुणाल से शादी नहीं करनी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। स्नेहा रोते हुए नमन से बोली। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। नमन ने स्नेहा को रोते हुए देखा तो वो हंस दिया। उसे हंसते देख स्नेहा उससे अलग हो गई और उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। नमन ने मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपका दी। स्नेहा ने नमन को घूर कर देखा और अपने दोनों हाथों से नमन के सीने पर दे मारा। इडियट, मेरी जान ही निकाल दी थी तुमने, और रात को मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? स्नेहा ने नमन से पूछा। रात को तुमने फोन किया था? नमन स्नेहा की तरफ हैरानी से देखते हुए बोला। एक फोन नहीं, बहुत सारे फोन। स्नेहा बोली तो नमन अपने हाथ से अपनी गर्दन के पीछे के बाल खुजाने लगा। मैं सो गया था। नमन स्नेहा की तरफ देखते हुए धीरे से बोला। नमन के बच्चे। स्नेहा ने वहां टेबल पर रखी फाइल को उठाया और उसको नमन की आंख पर दे मारा। स्नेहा को गुस्से में देखकर नमन वहां से पीछे हट गया, लेकिन अब तो स्नेहा ने भी पूरा मूड बना लिया था नमन को पीटने का। मैं पूरी रात सोई नहीं है सोचकर कि बेचारा नमन परेशान होगा। माँ ने कितना रूडली बिहेव किया था वैशाली माँ के साथ। स्नेहा आगे बढ़ी और उसने फिर से नमन पर वार कर दिया। स्नेहा, लग रही है। नमन अपनी आर्म को अपने दूसरे हाथ से पकड़ते हुए बोला। कोई तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था और तुम घोड़े बेचकर सो रहे थे। स्नेहा ने नमन को फिर से फाइल से मार दिया। हाँ, क्या कर रही हो यार? नमन बोला। वही जो तुम डिजर्व करते हो, स्नेहा बोली और नमन को मारने के लिए आगे बढ़ी तो नमन ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। स्नेहा आंखें बड़ी करके नमन को देखने लगी। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें भोपाल के लिए निकलना है। नमन स्नेहा से अलग होते हुए बोला। भोपाल? स्नेहा हैरान होते हुए बोली। हाँ भोपाल, कुणाल से मिलने। अब वही कुछ कर सकता है, नमन बोला। सच में? स्नेहा के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। हाँ, तुम्हें ही लग रहा था कि मैं हाथ पर हाथ धरे बैठा हूँ, इसलिए तो मुझे बेचारे अबला नर को पीट दिया तुमने। नमन मुंह बनाते हुए बोला और उसने लैपटॉप को स्नेहा की ओर घुमा दिया। ये तो भोपाल की फ्लाइट्स की टिकट है, स्नेहा बोली तो नमन ने मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपका दी। स्नेहा ने अपना एक कान पकड़कर उसे सॉरी बोला और फिर चहकते उसके गले से जा लगी। जब मैं अच्छी नींद लेता हूँ तो मस्त आइडिया आते हैं मुझे, नमन बोला। हाँ, ऐसी हरकतें ना सिर्फ तुम्हारी हो सकती हैं, स्नेहा बोली। ऐसी हरकतें? कैसी हरकतें हैं मेरी? नमन स्नेहा को घूरते हुए बोला। अब चलो, 1 घंटे बाद फ्लाइट है हमारी। नमन बोला तो स्नेहा नमन की केबिन से बाहर आ गई। स्नेहा बाहर आई तो उसकी नज़र बाहर खड़े स्टाफ पर गई जो नमन के केबिन को ही घूर रहे थे। अंदर क्या हो रहा था? स्वाति ने स्नेहा से पूछा। क्या हो रहा था मतलब? मीटिंग पर डिस्कशन हो रही थी, स्नेहा सबके चेहरे देखते हुए बोली। हाँ, जैसे नमन सर चिल्ला रहे थे, हमें लगा कि तूने नमन सर को पीट दिया। इतनी आवाजें आ रही थी, जूली बोली। अरे वो तो फाइल ढूंढते ढूंढते नमन सर के कैबिनेट की सारी फाइल्स नीचे गिर गई थी, बस इसलिए चिल्ला रहे थे, स्नेहा बोली और फिर अपने दांतों तले जीभ दबाते हुए जल्दी से अपने केबिन की ओर भाग गई। कुछ ही मिनट में नमन और स्नेहा अपनी फ्लाइट के लिए निकल गए। राजपूत विला। अनबी की रसोई की रस्म की सारी तैयारी हो चुकी है। राजेंद्र जी, वैशाली जी, अनबी और अभिमन्यु
पूजा के लिए किचन में आ चुके हैं। वैशाली जी ने अनबी को पूजा की सारी विधि बता दी और पूजा की थाल अनबी की ओर बढ़ा दी। अनबी ने वैशाली जी के हाथ से पूजा की थाल ली और अन्नपूर्णा माँ की पूजा करने लगी। अनबी, अब सबसे पहले तुम हलवा बना दो। पूजा की थाल अनबी के हाथ से लेते हुए वैशाली जी बोली। जी माँ, अनबी बोली। तुम्हें हलवा बनाना आता है ना? वैशाली जी बोली तो अनबी मुस्कुरा दी। आपने ही सिखाया था गुरुजी। अनबी वैशाली जी के आगे अपना सिर झुकाते हुए बोली तो वैशाली जी मुस्कुरा दी। ठीक है, तो फिर तुम हलवा बनाओ। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे बता देना। वैशाली जी अनबी से बोली और उन्होंने राजेंद्र जी को बाहर चलने का इशारा किया। और तू यहीं रुक के अनबी की हेल्प करना। अब मन्नू वैशाली जी के साथ ही बाहर आने को हुआ तो वैशाली जी बोली, मुझे खुद कुछ पता होगा तो उसकी हेल्प करूँगा ना। अभिमन्यु बोला, कहा ना अनवी तेरी पार्टनर है तो उसकी हेल्प कर। वैशाली जी बोली तो अभिमन्यु वहीं रुक गया। अभिमन्यु ने अनवी को पीछे से आगे की ओर कर अनवी की कमर पर हाथ डाल उसे हक कर लिया। ये क्या हो रहा है? अनवी ने मुस्कुराते उसकी ओर देखा। माँ ने कहा है ना अनवी की हेल्प करो, बस वही कर रहा हूँ। अभिमन्यु अनवी के कंधे पर अपनी चिन टिकाते हुए बोला। ऐसे हेल्प करने को नहीं बोला उन्होंने। अनवी मुस्कुराते हुए बोली, मुझे तो ऐसे ही हेल्प करनी आती है। अभिमन्यु बोला, हाँ हटिए, मुझे काम करने दीजिए। अनवी अभिमन्यु के हाथों को अपने पेट पर से हटाते हुए बोली। अनवी ने अभिमन्यु को खुद से पीछे किया और अपने बालों का बन बना लिया। अभिमन्यु भी चुपचाप किचन में खड़ा हो गया और वहां पड़ी फ्रूट बास्केट में से एप्पल उठाकर खाने लगा। अनवी ने अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर में बांध लिया और हलवे की तैयारी करने लगी। कुछ ही देर में हलवा बनकर तैयार हो गया। अनवी ने प्रसाद के लिए हलवा निकाला और मां अन्नपूर्णा को प्रसाद अर्पित किया और फिर सबके लिए कटोरी में हलवा डाला और अभिमन्यु के साथ किचन से बाहर आ गई। अनवी ने वैशाली जी और राजेंद्र जी को हलवा दिया। राजेंद्र जी ने हलवे का एक चम्मच मुंह में डाला और मुंह बना लिया। अनवी हैरानी से उन्हें देखने लगी। क्या हुआ पापा, आपको हलवा अच्छा नहीं लगा क्या? अनवी ने राजेंद्र जी से पूछा। अरे, ये तो बहुत अच्छा बना है। तुमने तो अपने गुरु को भी पीछे छोड़ दिया। राजेंद्र जी बोले तो वैशाली जी उन्हें घूरने लगी। उन्होंने अपना गला साफ करने जैसी आवाज की तो राजेंद्र जी उनकी ओर देखने लगे। हाँ हाँ, तुमसे अच्छा हलवा तो कोई बना ही नहीं सकता। राजेंद्र जी बोले तो सब मुस्कुरा दिए। मेरी बहू का नेक दीजिए, आगे बातें मत बनाइए। वैशाली जी मुस्कुराते हुए बोली तो राजेंद्र जी ने अपनी पॉकेट में से शगुन का लिफाफा निकाला और अम्बी के हाथ में रख दिया। और तू तू बहू के लिए क्या लाया है? वैशाली जी अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोली। ओह, मैं तो वो रूम में ही भूल गया, अभी लाया। अभिमन्यु बोला और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। अभिमन्यु ने अपनी अलमीरा खोली और एक छोटा सा बॉक्स अलमीरा में से बाहर निकाल लिया। अम्बी का फोन वहीं रूम में बेड की साइड टेबल पर पड़ा हुआ था। अभिमन्यु रूम से बाहर आने लगा तो अम्बी के फोन पर मैसेज बीप हुआ। मैसेज बीप होने के कारण अभिमन्यु का ध्यान अनवी के फोन पर चला गया। अनवी का फोन खुद नीचे और फोन यहाँ पर पड़ा हुआ है। अभिमन्यु अपनी गर्दन दाएं से बाएं सिर हिलाते हुए बोला और उसने नीचे ले जाने के लिए अनवी का फोन उठाया तो उस पर उसे अननोन नंबर से मैसेज नजर आया। अभिमन्यु का सच जानना चाहती हो तो कल सुबह 11 बजे होटल प्लेटिनम में मिलो। ये कौन है और मेरा ऐसा कौन सा सच है जो ये अनवी को बताना चाहता है? अभिमन्यु खुद से बोला और उसने वो नंबर डायल कर दिया। मैं जानता था अनवी कि तुम मुझे कॉल जरूर करोगी। सामने से विवान बोला तो अभिमन्यु हैरानी से फोन की ओर देखने लगा। अभिमन्यु ने फोन कट किया और अनवी का फोन लेकर नीचे आ गया। उसने फोन को डाइनिंग टेबल पर ही रख दिया। तो लाइए, अपना हाथ आगे कीजिए। अभिमन्यु अनवी के पास आकर बोला तो अनवी ने अपना हाथ अभिमन्यु की ओर बढ़ा दिया। अभिमन्यु ने अपनी पॉकेट में से एक सुंदर सा डायमंड का ब्रेसलेट निकाला और अनवी की कलाई पर पहना दिया। ब्रेसलेट को देखकर अनवी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वेरी नाइस, वैशाली जी ब्रेसलेट को देखते हुए बोली। कुछ देर बाद अनवी वैशाली जी के साथ किचन की ओर बढ़ गई और अभिमन्यु विवान के बारे में सोचने लगा। आखिर ये विवान चाहता क्या है और मेरा ऐसा कौन सा सच है जो वो अनवी को बताना चाहता है? कहीं अभिमन्यु अपने दिमाग पर जोर देते हुए बोला, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या आज? या बीवी के साथ घर पर रहकर घर के कामों में उसका हाथ बटाना है? राजेंद्र जी न्यूज़पेपर को खोलकर
अभिमन्यु को छेड़ते हुए बोले। हाँ, जा रहा हूँ, अभिमन्यु बोला और फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। विवान का मैसेज अभिमन्यु को बेचैन कर रहा था। कुछ समय बाद अभिमन्यु रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गया। अनवी, वैशाली जी और राजेंद्र जी एक साथ बैठकर बातें करने लगे। अनवी का फोन फिर से बज उठा। अनवी ने देखा तो अननोन नंबर से कॉल था। अनवी ने साइड बटन से रिंग को साइलेंट कर दिया, लेकिन फिर से फोन बज उठा। अनवी ने अननोन नंबर देखा तो फिर से फोन को साइलेंट कर दिया। एक बार और फोन बजा तो अनवी ने इस बार फोन उठा लिया। हेलो, अनवी बोली। हाय, सामने से विवान की आवाज आई। कौन बात कर रहा है? अनवी ने पूछा। मैं, विवान। अब तो तुम मेरी आवाज भी भूल गई हो, विवान बोला तो अनवी हैरानी से फोन को देखने लगी। उसने वैशाली जी और राजेंद्र जी को एक्सक्यूज मी बोला और फोन लेकर गार्डन एरिया में आ गई। क्यों फोन किया है? कोई काम था क्या? अनवी बोली। तुम आओगी ना होटल प्लेटिनम? अभिमन्यु का सच तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है, विवान बोला। क्या बकवास कर रहे हो? अभिमन्यु का ऐसा कोई सच नहीं है जो मैं नहीं जानती, समझे तुम? अनवी बोली। ठीक है, मैंने मान लिया कि अभिमन्यु का ऐसा कोई सच नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें यह जानना है कि उस रात तुम्हारे साथ होटल के कमरे में कौन था, तो तुम्हें आना ही होगा, विवान बोला तो अनवी एक गहरी सोच में डूब गई। ठीक है, बताओ कितने बजे आना है? सोचने के बाद अनवी बोली। 11 बजे होटल प्लेटिनम। लेकिन ये बात तुम अभिमन्यु को नहीं बताओगी? तुम्हें अभिमन्यु की कसम, विवान बोला। ठीक है, अनवी बोली और उसने फोन काट दिया। इसे कैसे पता कि वो आदमी कौन था, और ये अभिमन्यु को सच बताने से क्यों रोक रहा है, और अभिमन्यु के कौन से सच की बात कर रहा था वो? ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा, अनवी खुद से बोली और अंदर आ गई। इधर नमन और स्नेहा भोपाल पहुंच गए। एयरपोर्ट पर खड़ी गाड़ी उन्हें कुणाल की कंपनी की तरफ ले गई। क्या हुआ, तुम इतनी चुप क्यों बैठी हो? नमन ने स्नेहा को साथ बैठे देखा तो उससे पूछा। मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। अगर कुणाल। स्नेहा भी इतना ही बोली थी कि नमन ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और उसे बोलने से रोक दिया। एक भी निगेटिव शब्द नहीं निकालोगी तुम मुंह से, नमन स्नेहा का मुंह दबाते हुए बोला तो स्नेहा उसे घूर कर देखने लगी। कुछ ही देर में वो दोनों कुणाल की कंपनी के बाहर पहुंच गए। कंपनी के अंदर जाकर उन्होंने कुणाल से मिलने की इच्छा जताई तो रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें वेटिंग एरिया में वेट करने के लिए कहा। मैं तो कहती हूँ कि हम भागकर शादी कर लेते हैं, स्नेहा बोली तो नमन उसे देखने लगा। हाँ, ताकि अगले दिन न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर बड़े बड़े अक्षरों में खबर आए कि राजपूत परिवार का छोटा बेटा अपनी पियो को लेकर भाग गया, नमन बोला। पर अगर वो कुणाल नहीं माना तो? स्नेहा बोली। यार, तुम 2 मिनट के लिए शांत नहीं रह सकती, नमन चिढ़ते हुए बोला। तभी स्नेहा को सामने से एक लड़का आता हुआ दिखाई दिया। कुणाल आ गया, स्नेहा बोली तो नमन भी सामने की ओर देखने लगा। कुणाल की हाइट 5 फुट 6 इंच है, रंग सांवला, उभरे हुए नैन नक्श, और उसकी पर्सनालिटी उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। स्नेहा, तुम यहाँ? कुणाल स्नेहा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला। और ये कौन है? कुणाल नमन को बड़े गौर से देखते हुए बोला। मैं नमन राजपूत हूँ, और मैं और स्नेहा एक दूसरे से प्यार करते हैं, नमन सीधे और स्पष्ट तौर से कुणाल से बोला। नमन की बात सुनकर कुणाल स्नेहा को देखने लगा। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? कुणाल बोला। मैं क्या कर सकता हूँ? सब कुछ आप ही कर सकते हैं। स्नेहा का रिश्ता आपसे तय हुआ है। जब तक आप इस रिश्ते के लिए ना नहीं कह देते, तब तक हमारा रिश्ता नहीं जुड़ सकता, नमन कुणाल से रिक्वेस्ट करते हुए बोला। और मैं इस रिश्ते के लिए ना क्यों करूँगा? स्नेहा तो मुझे भी पसंद है, और हमारा रिश्ता भी जुड़ चुका है, तो हम दोनों के बीच में तुम आ रहे हो। तुम बीच से हट जाओ। स्नेहा सिर्फ और सिर्फ कुणाल की है। कुणाल स्नेहा के पास आकर उसे साइड हक करते हुए बोला। उसे अपने इतना करीब देखकर स्नेहा उसे घूरने लगी। एनीवेज, अब मैं चलता हूँ, वर्किंग आवर्स हैं तो। और हाँ मिस्टर नमन, राइट, मेरी मंगेतर को सही सलामत उसके घर पहुंचा देना, और आप हमारी शादी में आना मत भूलना, कुणाल बोला और वर्किंग एरिया की तरफ बढ़ गया। स्नेहा और नमन हैरानी से उसे जाते हुए देखने लगे। अजीब बंदा है, अपनी मंगेतर को किसी और के साथ देखकर भी इसे इनसिक्योरिटी फील नहीं हुई। इसने कोई रिएक्ट ही नहीं किया। अपनी मंगेतर को उसके बॉयफ्रेंड के साथ देखकर यह बंदा इतना शांत कैसे हो सकता है? स्नेहा बोली। मुंह खोलो। कुणाल के जाने के बाद नमन स्नेहा के पास आकर बोला। क्या?
स्नेहा हैरानी से उसे देखते हुए बोली, खोलो मुंह। नमन स्नेहा का मुंह खोलने की कोशिश करते हुए बोला, नमन क्या कर रहे हो? स्नेहा नमन को खुद से पीछे करते हुए बोली, मुझे देखना है कि कहीं तुम्हारे मुंह में 32 दांत तो नहीं है, या तुम्हारी जुबान काली तो नहीं है। नमन स्नेहा को घूरते हुए बोला, क्या बकवास कर रहे हो? स्नेहा बोली, कहा था मैंने कि अपना मुंह बंद रखो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो निगेटिव सोचना है और बोलना है। वही हुआ जिसका तुम्हें डर था। नहीं माना कुणाल। नमन बोला, नमन मैंने वही कहा जो मेरे मन का डर था, सो मैंने तुमसे कह दिया। स्नेहा बोली तो नमन स्नेहा को घूरते हुए वहां से बाहर की ओर चला आया। स्नेहा ने नमन को जाते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे बाहर की ओर चली आई। गाड़ी में बैठा नमन स्नेहा के ही आने का इंतजार कर रहा था। स्नेहा चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। उसने नमन को परेशान देखा तो उसके कंधे पर अपना सिर टिका दिया। हम मंदिर में शादी कर लेते हैं, यही एक अंतिम रास्ता है। स्नेहा भारी मन से बोली तो नमन ने भी उसके सिर से अपना सिर टिका लिया। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान कोई ना कोई रास्ता खोल ही देते हैं। नमन बोला। कुछ ही समय में उनकी गाड़ी एयरपोर्ट पर पहुंच गई। दोनों मायूस बैठे थे कि नमन के फोन पर एक मैसेज बीप हुआ। नमन ने मैसेज ओपन किया तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। क्या हुआ? स्नेहा की नजर नमन पर गई तो वो बोली। नमन ने स्नेहा की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। उसने झट से स्नेहा को कसकर गले से लगा लिया। क्या हुआ है? कुछ बताओगे भी? स्नेहा बोली, ये देखो, भाई ने एक वीडियो भेजा है, कुणाल का। नमन बोला और उसने वीडियो ऑन करके फोन स्नेहा को थमा दिया। वीडियो प्ले होते ही स्नेहा की आंखें भी हैरानी से फैल गईं। उसके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। वीडियो किसी होटल का है और उसी होटल के स्विमिंग पूल में कुणाल दो लड़कियों के साथ अय्यासी करते हुए नजर आ रहा है। यह सबूत तो काफी होगा ना तुम्हारी माँ को ये यकीन दिलाने के लिए कि कुणाल एक अच्छा लड़का नहीं है। इसके अलावा भाई ने उसकी एक और इन्फॉर्मेशन भेजी है। नमन बोला, हाँ, बड़ी अकड़ दिखा रहा था ना कि शादी के लिए ना नहीं बोलेगा। अब देखती हूँ कि कैसे होती है शादी। स्नेहा बोली और उसने मुस्कुराते हुए नमन के सीने पर अपना सिर रख लिया। कुछ ही समय में उसकी फ्लाइट मुंबई के लिए टेक ऑफ कर गई। अगली सुबह नाश्ता करने के बाद सब अपने अपने कामों में लग गए। नमन और अभिमन्यु अपने ऑफिस के लिए निकल गए और राजेंद्र जी रोज की तरह न्यूज़पेपर लेकर बैठ गए। अनबी और वैशाली किचन की ओर बढ़ गईं। काम खत्म करने के बाद अनबी की नज़र घड़ी पर गई तो 10:30 बज रहे थे। 11 बजे तो मुझे विवान से मिलने होटल प्लेटिनम भी जाना है। अनबी खुद से बोली, माँ मुझे कुछ काम से बाहर जाना है, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं जा सकती हूँ क्या? अनबी ने पास ही खड़ी वैशाली जी से पूछा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? वैशाली जी बोली तो अनबी मुस्कुरा दी। जी माँ। अनबी बोली और रेडी होने के लिए अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद वो नीचे आई और अभिमन्यु का टिफिन लेने के बाद होटल प्लेटिनम की ओर निकल गई। कुछ देर बाद उसकी गाड़ी होटल प्लेटिनम के आगे जाकर रुकी। अनबी होटल के अंदर आई तो सारा होटल खाली पड़ा हुआ था। अनबी वही एंट्रेंस पर ही रुक गई। वो इधर उधर देखने लगी, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसकी नज़र एंट्रेंस के सेंटर टेबल तक बेचे हुए फूलों पर गई। सेंटर टेबल को भी बड़े अच्छे से सजाया गया था। यह देखकर अनबी को बहुत अजीब लग रहा था। अनबी के मन में एक अजीब सा डर पैदा हो गया था। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।